हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैफोल्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि टिश्यू इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो स्कैफोल्ड को देख लीजिए क्या है, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे इसके बारे में क्वेश्चंस आए तो आप उसको समझ के कर सकें। ठीक है, तो स्कैफोल्ड देखिए क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टिश्यू इंजीनियरिंग के 3 पार्ट हो रहे थे ना। पहला तो सेल था, दूसरा स्कैफोल्ड था और तीसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे। तो स्कैफोल्ड जो होता है टिश्यू इंजीनियरिंग की बैकबोन है, इसके बिना तो इस टिश्यू इंजीनियरिंग हम करने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर सेल अटैचमेंट एंड ग्रोथ। स्कैफोल्ड करता क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जहाँ सेल अटैच होती हैं और ग्रो करती हैं। सेल के अटैचमेंट के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, वरना सेल ग्रो कैसे करेंगी जब तक वो अटैच नहीं होंगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी की सारी सेल, अगर हम ब्लड सेल्स को छोड़ दें, ब्लड सेल्स तो फ्लो होती रहती हैं जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती हैं बोन मैरो में, तो ब्लड सेल्स तो फ्लो करती रहती हैं, लेकिन बॉडी की और सारी सेल्स जो होती हैं उनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है, एक अटैचमेंट चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर उड़ उड़ के ग्रो करेंगी, वो एक जगह अटैच होती हैं और फिर ग्रो करती हैं, और ग्रो करने के बाद डिवाइड करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, जिस भी किसी टिश्यू का उनको फंक्शन लेना होता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की और सारी सेल्स क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट ग्रोथ करती हैं। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट ग्रोथ करने का मतलब ये है कि अटैच होकर ग्रो करना। और अगर अटैच होकर सेल ग्रो नहीं कर रही है, कॉन्टैक्ट इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है, वहाँ कैंसर हो गया है। तो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट ग्रोथ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में। तो जो भी हम स्कैफोल्ड तैयार कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि सेल उसके साथ अटैच होकर ग्रो करे, जो कि लिविंग सेल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जो हमारा स्कैफोल्ड होता है आपको पता ही है, वो सिंथेटिक नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल का बना होता है। उसको बायोकम्पैटिबल बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। बॉडी के अंदर जाने के बाद तो उसका कोई काम है नहीं, वो तो बाहर टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए बनाया जा रहा है कि टिश्यू का डेवलपमेंट हो। लेकिन जब हम एक बार उसको सेल के अंदर या बॉडी के अंदर फिट कर देंगे तो बॉडी में तो खुद ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनती रहती है ना, तो वहाँ स्कैफोल्ड की ज़रूरत होगी नहीं, तो उसको डिग्रेड भी तो होना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको हमेशा ही रखने वाले हैं, वो कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जानी चाहिए जब हमारा टिश्यू काम करने लग जाए। ठीक है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि उसको हैंडलिंग करने में ऐसा ना हो कि झटका वटका लगे और स्कैफोल्ड ही टूट जाए तो सेल वहाँ से डिग्रेड हो जाए या उनका अटैचमेंट ब्रेक हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी खासी होनी चाहिए, विद इन लिमिट्स होनी चाहिए। पोरस होना चाहिए जिससे सेल माइग्रेट भी कर सके और एक पूरा मास जैसा टिश्यू का बन सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हम पहले भी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया स्कैफोल्ड के बारे में। अब देखिए स्कैफोल्ड की सिंथेसिस कैसे होती है, तो वो आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, आप बस मेथड देख लीजिए किस किस मेथड से सिंथेसिस होती है। 2-3 मेथड भी आप याद कर लेंगे तो चलेगा। पहला है सॉल्वेंट कास्टिंग। सॉल्वेंट कास्टिंग में क्या होता है कि पॉलीमरिक मटेरियल या जो भी सिंथेटिक या नेचुरल पॉलीमर का हम यूज़ कर रहे हैं उसको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके फिर उसको कास्ट करते हैं ऑलरेडी तैयार जो फ्रेमवर्क होता है हमारा उसके ऊपर। ठीक है, तो सॉल्वेंट कास्टिंग में वही हो जाता है। थर्मली इंड्यूस्ड फेस सेपरेशन, ये भी एक टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा इसकी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट कास्टिंग याद कर लीजिए, फेस सेपरेशन याद कर लीजिए, इलेक्ट्रो स्पिनिंग याद कर लीजिए, लेयर बाय लेयर असेंबली। लेयर बाय लेयर असेंबली करने से क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर अगर स्कैफोल्ड बनाती है तो ज़्यादा क्या होता है, उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी होती है या उसकी जो इफ़िशियंसी होती है बढ़ जाती है सेल को अटैच करवाने की। बहुत अच्छे से काम करता है लेयर बाय लेयर असेंबली वाला स्कैफोल्ड। 3D प्रिंटिंग एक हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम स्कैफोल्ड को बना सकते हैं। तो ये इनमें से 2-4 नाम याद कर लीजिए, आपकी सिंथेसिस किस किस मेथड से होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए पहला तो हमें पता ही है कि वो सेल के अटैचमेंट और डिफ्रेंशिएशन के लिए सपोर्ट की तरह काम करती हैं, मतलब एक सपोर्ट बनाती हैं जहाँ पे सेल अटैच होकर ग्रो कर सकें। रिजिडिटी और स्टिफनेस प्रोवाइड करती हैं, जो भी हमारे इंजीनियर टिश्यू हैं, बाहर टिश्यू बन रहे हैं तो उनको एक रिजिडिटी और स्टिफनेस प्रोवाइड करती हैं। जहाँ इलास्टिसिटी की ज़रूरत है वहाँ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, जहाँ फ्लूइडिटी की ज़रूरत है वहाँ फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन कर रहा है, अल्टीमेटली स्कैफोल्ड। ठीक है, इसके अलावा वो सेल के साथ इंटरेक्ट भी करती हैं, मतलब जो स्कैफोल्ड होगा, स्कैफोल्ड तो हमारा क्या है, एक तरीके का सपोर्ट है, उसमें सेल ग्रो करेंगी ना, तो सेल का उससे अटैचमेंट भी तो होना चाहिए। सेल हवा में तो ग्रो करेंगी नहीं, उसके साथ अटैच होने के लिए इंटरेक्ट करना पड़ेगा सेल को स्कैफोल्ड के साथ, तो वो इंटरेक्शन भी सेल से करने लायक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेल उनके साथ इंटरेक्शन ही ना कर पाए तो अटैच ही नहीं होंगी। इसके अलावा जो स्कैफोल्ड होता है वो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स का रिजर्वायर होता है, उसमें ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स या आप कह सकते हैं बायो एक्टिव मटेरियल, बायो एक्टिव कंपाउंड पड़े होते हैं उसमें, जिसमें हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, लिगेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं।
जो हमारा डिग्रेडेबल नेचर होता है किसका, स्कैफोल्ड का, वो फैसिलिटेट करता है न्यू मैट्रिक्स फॉर्मेशन इन वीवो। जैसे हमारी बॉडी में एक बार जब चला जाएगा टिश्यू, तो बाहर वाला जो स्कैफोल्ड हमने बनाया था उसका काम नहीं रह जाएगा ना, हमारी बॉडी के अंदर तो सेल जा कर के नया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना ही लेंगी। देखिए जो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्कैफोल्ड है वो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरह ही काम करता है, ये भी आप एक लाइन लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट कौन करता है, सेल खुद ही सिक्रीट करती हैं। तो एक बार अगर टिश्यू बन जाएगा आपका, तो सेल जो होंगी एक्टिव कंडीशन में आ जाएंगी, अपना फंक्शन अटेन कर लेंगी, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तो वो सिक्रीट बाद में करेंगी ही करेंगी, उस टाइम स्कैफोल्ड का तो काम नहीं रह जाएगा। वो तो बाहर बनाने के लिए था कि बाहर आपको सपोर्ट के लिए मटेरियल चाहिए था, तो आपने स्कैफोल्ड तैयार कर लिया। लेकिन एक बार सेल के अंदर या बॉडी के अंदर अगर चला जाएगा टिश्यू, तो उस स्कैफोल्ड की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसको डिग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है डिस्टर्ब हो जाएगा टिश्यू का। तो बायोडिग्रेडेबल नेचर तो उनका होना ही चाहिए, जो नए मैट्रिक्स की फॉर्मेशन को सेल की जो सेल बनाएंगी अब अंदर जा कर के उनको फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं भी समझ में आया है तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करके बताइएगा या कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए कुछ स्कैफोल्ड की मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले स्कैफोल्ड हैं, उसमें पहला है बायोसिरेमिक स्कैफोल्ड। बायोसिरेमिक स्कैफोल्ड जो होता है वो पोरस नेचर का होता है और ज़्यादातर बोन और डेंटल डिफेक्ट्स को दूर करने में काम आता है। बायोपॉलीमरिक स्कैफोल्ड इतने दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बायोपॉलीमरिक में क्या होता है, वो नेचुरल पॉलीमर्स का बना होता है, फाइब्रस नेचर का होता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, सेल्यूलोज की रेटिन, कोलेजन, इलास्टिन, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक नया है ग्राफीन बेस्ड स्कैफोल्ड। ग्राफीन बेस्ड स्कैफोल्ड जो होता है वो न्यूरल टिश्यू रीजनरेशन के लिए मेनली यूज़ होता है। इसके अलावा बोन, डेंटल, हार्ट टिश्यूज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर न्यूरल टिश्यू के रीजनरेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी सेल को मेंटेन करनी होती है न्यूरल टिश्यू को, वो इसमें मेंटेन हो जाती है। ये किस किस फॉर्म में आता है देख लीजिए, ग्राफीन मोनोलेयर के फॉर्म में आता है, ग्राफीन शीट्स के फॉर्म में आता है, ग्राफीन ऑक्साइड, ग्राफीन क्वांटम डॉट, CNT कार्बन नैनो ट्यूब एटसेट्रा, इन सब के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नोट्स नहीं बनाए हैं मैंने, इतना बनाया है कि आप लोग कल इसको आप पढ़ के कल आप लोग इसको जाके लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्कैफोल्ड देख लीजिए और कुछ ही देर में फिर मैं देखती हूँ वो जो आपका स्टेनलेस स्टील वाला जो पार्ट रह गया था वो मैं इसका वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक कि इसको देखिए। थैंक यू।